सभी मित्रों को नमस्ते। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके अंदर हम अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, थार्नडाइक के कुछ मुख्य नियम हैं, सीखने के 5 गौण नियम हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा इसमें अधिगम के जो सिद्धांत हैं, 15 सिद्धांतों को ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि उनके मनोवैज्ञानिक कौन है और उन्होंने किस पर प्रयोग किया था। इसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे अधिगम के दोष या कठिनाइयाँ क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिगम जो है वो क्या होता है। एक तरह से अधिगम के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अधिगम देखे जाए तो सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है तथा जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती और बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष की निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परिभाषाओं के बारे में। वुडवर्थ की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। दूसरी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, स्किनर प्रगतिशील, और वुडवर्थ को याद रखेंगे नवीन ज्ञान नवीन परिस्थिति। तीसरी परिभाषा है गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। चौथी परिभाषा है आपकी गिलफोर्ड की। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ कोई भी परिवर्तन जो है वो अधिगम होता है। और पांचवी परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रो एंड क्रो की। आदतों ज्ञान एवं अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम होता है। फिर हम उसके बाद देखते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में। अधिगम की जो विशेषताएं हैं उसमें देखा जाए तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम खोज करना है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज होती है। अधिगम द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अधिगम बुद्धि में विकास करना होता है। इस प्रकार से हमने देखा अधिगम की कुछ जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला है सीखने की इच्छा, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है विषय सामग्री, चौथा है शिक्षण विधि, पांचवा है बुद्धि या स्मरण शक्ति, छठा है परिपक्वता, सातवां है शारीरिक स्वास्थ्य, आठवां है सीखने का समय, और नौवां है लास्ट वातावरण। तो सबसे पहला अगर हम देखें कि सीखने की जो इच्छा है, बालकों में अगर सीखने किसी भी बात को सीखने की अगर प्रबल इच्छा है तो वह उसे शीघ्रता से सीख लेता है। और तथा जिस विषय सामग्री को सीखने की इच्छा नहीं होती है तो उसको सीखने में कठिनाइयां अनुभव करता है। इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बालकों को पढ़ाते समय रुचि व जिज्ञासा को जागृत करना चाहिए। दूसरे कारक की बात करें, प्रेरणा, जिसको अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। प्रेरक एक आंतरिक कारक है। सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा के लिए आप प्रशंसा, प्रोत्साहन और प्रतिद्वंद्विता से बालक के सीखने में तेजी और मजबूती ला सकते हैं। तीसरा है आपका विषय सामग्री। सीखने की प्रक्रिया पर विषय सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री शीघ्र व सरलता से सीखी जा सकती है। इसी कारण बालकों के लिए जो विषय सामग्री है वो अनियोजित न होकर नियोजित होनी चाहिए। अर्थात सरल से कठिन की ओर न होकर कठिन से सरल की ओर न होकर सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। चौथा कारक है शिक्षण विधि। सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। सीखने की विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होगी, सीखना उतना ही आसान होगा। इसके अंतर्गत प्रारंभिक कक्षाओं में खेल पद्धति और करके सीखना का अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट देखें कारक बुद्धि या स्मरण शक्ति। अधिक बुद्धिमान बालक कम बुद्धिमान बालकों की अपेक्षा किसी भी विषय को जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट कारक है आपका परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिकाएं सीखने के लिए सदा तैयार रहते हैं।
और अगर परिपक्व बालक नहीं है, उसमें परिपक्वता नहीं है, तो वो सीखने के लिए इतना तैयार नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कारक है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर से स्वस्थ बालक रोगी बालक की अपेक्षा शीघ्रता से सीखता है, क्योंकि रोगी बालक सीखने में न तो रुचि लेता है और न ही उसका शरीर साथ देता है। नेक्स्ट कारक है आपका सीखने का समय। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीखने का जो समय है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्रातः जब बच्चे पाठशाला जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो उनमें उत्साह और स्फूर्ति रहती है, इससे कोई बात जल्दी सीख लेते हैं तथा धीरे धीरे बाद के कालांशों में सीखने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट आपका वातावरण और लास्ट कारक है ये वातावरण। यदि बालक का सीखने का स्थान शांत, प्रकाशयुक्त और अच्छी हवा से युक्त होगा तो बालक के सीखने की गति में तेजी आएगी। आपको चैनल सामग्री अच्छी लग रही है, विषय सामग्री, तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट हम देखते हैं थार्नडाइक के नियमों की बात करें तो थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो थार्नडाइक के सीखने के 3 नियम हैं। तत्परता का नियम, जिसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। दूसरा अभ्यास का नियम, जिसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। और तीसरा प्रभाव व परिणाम का नियम, जिसको संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। उसके बाद है सीखने के अन्य गौण नियम की बात करें तो पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आत्मीकरण का नियम, तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, चौथा है आंशिक क्रिया का नियम और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब हम इसमें देखते हैं कि थार्नडाइक के जो सीखने के मुख्य नियम हैं, तीनों मुख्य नियमों को उदाहरण सहित समझते हैं डिटेल से। तो सबसे पहला देखें तत्परता का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्रता से सीख लेते हैं। भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना जितना है। उदाहरण देखें कि एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तभी तालाब से पानी पिएगा। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा है वो क्रिकेट नहीं खेलना, उसको क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं की इच्छा से जब तक उस खेल को खेलने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक वह क्रिकेट नहीं खेल सकता है। दूसरा आपका नियम है अभ्यास का नियम, जिसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अभ्यास का नियम का अर्थ किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है। मतलब करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कुएं की जगत पर बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। तीसरा है आपका प्रभाव व परिणाम का नियम। इस सिद्धांत को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो यदि एक बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद खुश दिखाई देता है तो अधिगम अधिक प्रभावी होगा, और यदि वह अधिगम के बाद सुस्त या निराश दिखाई देता है तो अधिगम अप्रभावी होगा। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आगे अधिगम के सिद्धांत, जितने सिद्धांत होते हैं उनको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो वर्ग है आपका 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो वर्ग है आपका व्यवहारवादी, जिसको व्यवहारवादी या समन्वयवादी, और दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी या समन्वयवादी के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क हल, एडविन गुथ्री इत्यादि। जबकि हम संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो इसमें जीन पियाजे बहुत बहुत मोस्ट है, क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित जीन पियाजे का नाम आता है। फिर टालमैन है, लेविन है, गेने है, अल्बर्ट बांडुरा है इत्यादि। तो आपने देखा कि व्यवहारवादी में थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, एडविन गुथ्री और सभी हैं। संज्ञानात्मक के अंदर देखा जाए तो जीन पियाजे, टालमैन, लेविन, गेने और अल्बर्ट बांडुरा हैं। अब हम देखते हैं अधिगम के सिद्धांतों को। 15 सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है आपका वो है प्रयत्न एवं भूल या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जिसके बहुत सारे उपनाम हैं। एसआर थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं,
तो ये सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया 1898 में। इसको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? थे सारा प्रयास करो। थे थॉर्नडाइक, सारा मतलब एस आर थ्योरी, सारा का मतलब एस आर हो जाएगा, और प्रयास, प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल हो जाएगा। थे सारा प्रयास भूलो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ट्रिक को इस सिद्धांत को हम याद रख सकते हैं। दूसरा है अनुकूल अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको सीआर थ्योरी भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो पावलोव द्वारा 1904 में दिया गया था। इसमें जो प्रयोग किया गया था भूखे कुत्ते पर किया गया था, जिसमें लार और घंटी काम में आए थे। इसमें 3 प्रयोग किए गए थे। सबसे पहले कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया गया, जिससे घंटी बजाकर खाना दिया गया, इसके बीच में लार आई। दूसरी बार घंटी बजाई गई और खाना नहीं दिया गया, और तीसरी बार खाना, सबसे पहले तो खाना दिया गया और उसके बाद दूसरी बार में खाना, घंटी बजने के बाद खाना दिया गया, और तीसरी बार केवल घंटी बजाई और खाना नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से इसमें इसको याद कैसे रखेंगे ट्रिक के माध्यम से? लव सीरे जैसा होता है। लव मतलब पावलोव, और सीरे मतलब ऐसा या शास्त्रीय, ऐसा सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और जैसा होता है तो अनुकूलित क्रिया होगी। लव सीरे जैसा होता है तो अनुकूलित क्रिया होगी, मतलब अनुकूलित अनुक्रिया का नियम। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन या आरएस सिद्धांत। ये विपरीत है किसका? प्रयत्न व भूल सिद्धांत का विपरीत है। इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जो वैज्ञानिक हैं वो स्किनर हैं। 1938 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। चूहे व कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? स्किन रोज साफ करो तभी क्रिया होगी या सक्रिय होगी। तो स्किन का हो जाएगा स्किनर, रोज का हो जाएगा आर एस, रोज आर एस, और इसके बाद क्रिया का हो जाएगा क्रिया प्रसूत या सक्रिय, क्रिया प्रसूत, और सक्रिय का हो जाएगा सक्रिय अनुबंधन। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया, या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया, और चूहे व कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया। नेक्स्ट चौथा सिद्धांत देखते हैं हम गेस्टोल्टवाद का, जिसमें 3 वैज्ञानिक हैं, कोपका, कोहलर और वर्दीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके उपनाम है गेस्टोल्टवाद, संपूर्णाकार सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत। वैज्ञानिकों के नाम हमने देख ही लिए, कोपका, कोहलर और मैक्स वर्दीमर। 1920 में इन्होंने ये प्रयोग किया सुल्तान नामक चिंपांजी पर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है आपकी, कोहलर के बंदर को आ गई सूझ, कोहलर के बंदर को आ गई सूझ। कोहलर से सॉरी, कोहलर से हो जाएगा कोहलर, कोपका और मैक्स वर्दीमर, और बंदर से हो जाएगा सुल्तान नामक चिंपांजी, और सूझ से हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिपादन या स्थानापन्न का सिद्धांत, जिसको एडविन गुथरी ने दिया और इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया। इसको आप कैसे याद रखोगे? थर के स्थान पर खर, थर हो जाएगा आपका एडविन गुथरी, गुथरी थरी में, इस प्रकार से थर हो जाएगा, और स्थान यानी स्थानापन्न या प्रतिस्थापन हो जाएगा, और के स्थान पर खर, खर यानी खरगोश पर प्रयोग किया गया। इस प्रकार से सिद्धांत को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया और चूहे पर प्रयोग किया। इसको कैसे याद रख सकते हैं? हल चलाने के लिए बल, हल यानी क्लार्क हल, और चलाने के लिए बल यानी प्रबलन या पुनर्बलन। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। इन्होंने प्रयोग किया बालक पर, गुड़िया पर और जोकर पर। ट्रिक है इसकी, बांद्रा समाज में सीखता है या अधिगम करता है, तो बांद्रा हो जाएगा बांडुरा नामक वैज्ञानिक, और समाज हो जाएगा सामाजिक, और सीखता है या अधिगम करता है तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका संकेत या चिन्ह या साइन या उद्देश्य सिद्धांत, टालमेन की बात करें, साइन करने में बहुत सारे जो प्रोफेसर टालते हैं, तो साइन करना टालना, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। और इसके अलावा एक ट्रिक और है, मेन का उद्देश्य साइन करना, मेन यानी टालमेन हो जाएगा, उद्देश्य साइन का मतलब संकेत या चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय अनुबंधन, क्षेत्रीय या तलरूप का सिद्धांत, जिसको कुर्ट लेविन ने दिया। उन्होंने यह सिद्धांत वातावरण को
अधिगम का आधार मानकर दिया। ट्रिक अगर देखें इसकी, कुर्त क्षेत्र वातावरण है, कुर्त यानी कुर्तलेविन, क्षेत्र यानी क्षेत्रीय या तलरूप, और वातावरण है मतलब वातावरण को अधिगम का आधार बनाकर। इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अधिगम सोपान सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए 6 क्षेत्रों की बात की। गेने गहने 6 सोपान में मिलते हैं, मतलब गेने यानी रॉबर्ट गेने, और सोपान यानी अधिगम सोपान जो सिद्धांत का नाम है, और 6 सोपान मतलब 6 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट देखें मानव अधिगम सिद्धांत अब्राहम मेस्लो ने दिया। इन्होंने 5 क्षेत्रों के बारे में बताया। इसकी जो ट्रिक है, मानव मेस्लो 5 है, मानव मेस्लो 5 है, मतलब मानव अधिगम सिद्धांत मानव से हो जाएगा, और मेस्लो मतलब अब्राहम मेस्लो, और 5 है मतलब 5 क्षेत्र या भाग इन्होंने बताया। नेक्स्ट आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत देखें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। इन्होंने आयु के अनुसार 4 अवस्थाओं की चर्चा की। इन्होंने 4 अवस्थाओं की चर्चा की। उन अवस्थाओं के अंदर, उन अवस्थाओं को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं हम। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, मतलब उसमें पहली है आपकी संवेदी पेशीय जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, तीसरी है स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक, और चौथी है औपचारिक क्रिया अवस्था 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। इसकी हम डिटेल में एक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, पूरे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी। नेक्स्ट आगे देखें, इसकी जो ट्रिक है पिया का ज्ञान, पिया मतलब जीन पियाजे और ज्ञान मतलब संज्ञान, संज्ञानात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है अन्वेषण या संरचनात्मक सिद्धांत, ब्रूनर ने दिया। ट्रिक इसकी बोन की संरचना अन्वेषण, बोन की संरचना मतलब बोन को के अंदर खोज करनी पड़ेगी, अन्वेषण करना पड़ेगा, तो बोन हो जाएगा ब्रूनर की संरचना मतलब संरचनात्मक सिद्धांत, और अन्वेषण मतलब अन्वेषण या संरचनात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है आपकी अनुभव, नेक्स्ट सिद्धांत है आपका अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स ने बताया इसके बारे में। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स ने दिया। इसकी जो ट्रिक है रोज अनुभव करो सिद्धांत बनेगा। रोज अगर अनुभव करते जाएंगे, काम करते जाएंगे तो एक सिद्धांत बन जाएगा। रोज यानी रोजर्स हो जाएगा, और अनुभव यानी अनुभव अधिगम सिद्धांत। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट शाब्दिक अधिगम सिद्धांत जो कि आसुबेल ने दिया। इन्होंने बताया, आसुबेल ने दिया। इसका जो देखें शाब्दिक ब इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और बेल शब्दों से नहीं सीखता, किससे सीखता है? लाठी से। बेल मतलब हो जाएगा आसुबेल, और शब्दों मतलब हो जाएगा शाब्दिक, और सीखता है मतलब अधिगम। तो शाब्दिक अधिगम सिद्धांत आसुबेल ने दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके अधिगम के दोष या कठिनाइयां, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं वो देखें। कई बार बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं, जिसके कारण बालकों में को अधिगम में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। ऐसी कुछ समस्या है, जैसे पहली है लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया। ग्राफ बनाते हैं तो लिखना पड़ता है, तो इसको इस तरीके से याद रखें, लिखने संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया। फिर पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया लेक्स मतलब एक तरह से लेंस से अपन देखते हैं ना, तो उस तरीके से हो जाएगा। पढ़ने संबंधी जो समस्याएं हैं वो डिसलेक्सिया हो जाएगी। तीसरा है बोलने, पढ़ने और लिखने संबंधी तीनों प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो डिस्प्रेक्सिया। तीनों प्रकार की अगर समस्याएं बोलने, लिखने और पढ़ने संबंधी तो हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। गणितीय गणनाओं संबंधी अगर समस्याएं हैं तो डिसकैलकुलिया। जैसे कैलकुलेटर में गणना करते हैं तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, कैलक्यू गणितीय गणनाओं संबंधित। फिर अगला अवदान संबंधी समस्याएं, उसको कहते हैं ADHD। अवदान संबंधी समस्याओं के लिए क्या हो जाएगा? ADHD सॉरी। फिर है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या को लिए हो जाएगा बुलिमिया। खाना खाने में अगर समस्या रहती है तो वो हो जाएगा बुलिमिया, बोलने बुलिमिया। भाषा संबंधी विकृति के लिए हो जाएगा अफेसिया या भाषाघात। भाषा संबंधी समस्या के लिए जो विकृति हो जाएगा अफेसिया या भाषाघात। फिर हो जाएगा तर्क न कर पाना, चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना, ये हो जाएगा डिमेंसिया। तर्क न कर पाना, चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना, डिस्मेंसिया। नेक्स्ट है गति कौशल विकृति डिस्पेजिया। गति कौशल विकृति के लिए हो जाएगा डिस्पेसिया। और उसके बाद हो जाएगा कम आयु में वृद्धावस्था के जो लक्षण है वो प्रोजेरिया। कम आयु में ही वो वृद्धावस्था जैसा दिखाई देता है तो उसके लिए हो जाएगा प्रोजेरिया। उसके बाद हम देखें
कि नेक्स्ट अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंतर्गत इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। वो टेस्ट सीरीज लाऊंगा मैं अगले वीडियो के अंदर। इसको ध्यान से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।